हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के है, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती, TRE 3.0, TRE 4.0 और इसके साथ साथ ही UP TGT PGT नेट JRF DET+P इत्यादि परीक्षाओं को लेकर के जो प्रैक्टिस सेट है ये चल रही है। इसमें हम सभी आदिकाल की प्रैक्टिस सेट को किया, फिर भक्तिकाल को किया, फिर ये रीतिकाल है और रीतिकाल में हम लोगों ने 21 प्रश्न तक पढ़ लिया था। रीतिकाल के बारे में जो भी परिचय था वो हम लोग सब समझ चुके थे। अब रीति काल को जो है विभिन्न आचार्यों ने 3 भागों में बांटा है। विभिन्न आचार्यों ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है ये रीतिकाल को। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं एक बार फिर से जान लेते हैं। वो 3 भाग हैं। जैसे रीतिकाल को विश्वनाथ ने बांटा है 3 भागों में। किसने बांटा है? विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ, जानते हैं सभी लोग। इन्होंने जो है कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। और वो तीनों हैं कौन कौन से? पहला रीतिबद्ध हो गया, दूसरा रीति सिद्ध हो गया, तीसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध 3 भाग बांटा है, रीत में बंध करके जो करते हैं, है ना, और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा है। तो इसमें हम सभी जो है रीति में बंध करके कहने का मतलब होता है जो रीतिबद्ध होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रीतिबद्ध है ना, 3 भागों में पहला भाग हमारा रीतिबद्ध है। तो रीतिबद्ध का मतलब क्या होता है? जो सिद्धांत ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ, ऐसे कवि जो सिद्धांत ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों में बंद करके रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। ठीक है। और रीति सिद्ध कवि जो सिद्धांत ग्रंथ नहीं बल्कि लक्षण ग्रंथों में बंद करके रचना करते हैं, लक्षण ग्रंथों के आधार पर सिद्धांतों पर जो है रचना काव्य रचना करते हैं, उन्हें रीति सिद्ध कहते हैं। और जो काव्य लक्षण ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ दोनों से हट करके स्वच्छंद और उन्मुक्त चित्रण करते हैं, स्वच्छंद और उन्मुक्त काव्य सौंदर्य का चित्रण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रीतिमुक्त कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, इतना हम लोगों ने जाना। अब जान लेते हैं रीतिबद्ध के कवि जो हैं केशव चिंतामणि हैं। रीतिबद्ध के जो कवि हैं वो जैसे केशव चिंतामणि हैं, केशव जी हैं, केशव हो गए, चिंतामणि हो गए, है ना, चिंतामणि हो गए, चिंतामणि, मतिराम हो गए, भूषण हो गए, कुलपति मिश्र हो गए, दुलह कवि हो गए, रसिक कवि, ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रसिक, ग्वाल, प्रताप शाही, ये सब जो है रीतिबद्ध काव्य में आते हैं। और रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे सेनापति हो गए, है ना, सेनापति हो गए, बिहारी लाल हो गए, बिहारी तो बहुत ही फेमस हैं, है ना, बिहारी लाल हो गए, रीति सिद्ध कवियों में बिहारी हो गए, सेनापति हो गए, रसनिधि हो गए, वृंद, निवाज और पजनेश, निवाज और पजनेश, ये सब किस में आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं। ठीक है। और रीति मुक्त जानते ही हैं, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब रीति मुक्त में आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध के कवि केशव चिंतामणि, मतिराम, देव, कुलपति मिश्र, दुलह कवि, है ना, रसिक, ग्वाल, प्रताप शाही, ये रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध कवि हैं सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, निवाज, पजनेश। और रीति मुक्त कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। इतना हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया। अब हम इसके अंतर्गत जो है जो प्रश्न इनसे बनते हैं परीक्षा में, उन्हें पढ़ने चल रहे हैं और उन्हें समझेंगे कि प्रश्न किस तरह बनते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन बी है चंद्रछंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी है रामचंद्रिका, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तो ये जो रामचंद्रिका है,
रामचंद्रिका किसकी है? केशव की है, सभी परिचित हैं। ये जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। केशव जो है रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। डिटेल हम पढ़ लेते हैं, इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, नक्सिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान गीता भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी वैसे रचनाएं सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका ये सब बहुत पूछी जाती हैं। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कुछ तथ्य भी हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है, जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। किसका है? प्रबंधात्मक वर्णन किसका? रामकथा का। जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। आश्रयदाताओं के प्रशस्त विषयक ग्रंथ है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्शिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है या कवि प्रिया किसकी रचना है, तो ये केशवदास जी की रचना है। और कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका है कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक ये क्या है? मुक्तक काव्य है। रसिक प्रिया कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अभी हम लोग ये रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो आचार्य केशव के बारे में पढ़ रहे हैं। आचार्य केशव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका के कवि केशवदास, सूरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है बिहारी। तो रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशवदास है। रसिक प्रिया, रतन बावनी ये सब केशवदास की है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये है केशवदास की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ऑप्शन ए है रसिक प्रिया केशवदास की, ऑप्शन बी है हित तरंगड़ी कृपाराम की रचना है, ऑप्शन सी है रस पीयूष निधि सोमनाथ की, ऑप्शन डी है रस रत्नाकर सूरत मिश्र की। तो हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवदास की रसिक प्रिया। रस रीति, रसिक प्रिया, रस रीति है ना। रस रीति का प्रस्थान ग्रंथ क्या है? केशवदास की रसिक प्रिया है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो केशवदास है, अभी बताया गया। रसिक प्रिया है ना, केशवदास की है। और रामचंद्रिका, ठीक है, ये सब केशवदास की रचना है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो विज्ञान गीता की रचना केशवदास ने की है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसी से प्रश्न बना है। विज्ञान गीता की कृति है। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है बिहारी। तो केशवदास जी ही हैं। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग रीति क्या पढ़ रहे हैं? रीतिबद्ध पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रीतिबद्ध। 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध पहला भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जहांगीर जसचंद्रिका ये भी आचार्य केशवदास की ही रचना है ना। ऑप्शन 10 है। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका केशवदास जी की है ना। और कवि प्रिया भी केशव की है, विज्ञान गीता भी केशव की, भाषा भूषण ये केशवदास की रचना नहीं है। भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। किसका है? महाराजा जसवंत सिंह। कौन है?
जसवंत सिंह। ठीक है, भाषा भूषण किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की है। यह एक अलंकार ग्रंथ विषय ग्रंथ है। कौन? भाषा भूषण। यह शेष रचनाएं केशवदास की है। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया है। 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। कितने भागों में प्रस्तुत किया गया है विभक्त करके? 5 भागों में। ठीक है, भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? तो महाराजा जसवंत सिंह का। कैसा ग्रंथ है? एक अलंकार विषय ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार विषय ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है? तो केशवदास जी की नहीं है। ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, ये भी तो है, रामचंद्रिका को ही तो छंदों का अजायब घर कहा गया है। रसिक प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी। अनेकार्थ मंजरी नहीं है। क्या है? अनेकार्थ मंजरी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? नंददास की कृति है। किसकी है? नंददास की कृति है ना। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? नंददास की। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है जयसी। और भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह राइट आंसर किसका है? केशवदास का है। किसने कहा? केशवदास ने। तेहि भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। ये जो दो लाइन जो है याद रहेगी। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, तही भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। देखिए, ये संस्कृत और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, है ना, आचार्य थे, संगीत में भी बहुत तेज थे ये। तो केशवदास जो है ये इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से संस्कृत भाषा ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत ही नहीं करता, मतलब उस समय संस्कृत भाषा में ही इनके घर में भी आपस में बात होती थी। लोक भाषा में केशव ने कविता की रचना की, तो उसी पर इन्होंने कहा है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, और तेहि भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। ऑप्शन प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जतपि सुदास सुदक्षिणी सुवरन सरन सुविद, भूषण बिन्न विराज एक कविता वनिता मित्री। किसकी है? ये तो कबीरदास की है नहीं, है ना, सभी जानते हैं। ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है रहीमदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो ये राइट आंसर किसका हो गया? सभी जान रहे हैं केशवदास जी की है। जतप सुदास जतपि सुजाति सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजय कविता विंता। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। कौन सी? जतप सुदास सुलक्षणी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। जतप सुदास सुदक्षिणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजय कविता विंता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है, अर्थात किसने दी है? तो ये आचार्य केशव की है ना, निसंदेह। 2013 में पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, भूषण भिन्न विराजय कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? भूषण भिन्न विराजय कविता वनिता मित्र, तो ये उसी की जो है दूसरी लाइन जो है कह दी गई है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, तो आचार्य केशवदास है, ये भी राइट आंसर सी हो जाएगा। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी है काव्य निर्णय, ऑप्शन सी है काव्यांग प्रकाश, ऑप्शन डी है रस सारांश। पूछा जा रहा है आचार्य भिखारीदास कृत, भिखारीदास कृत, है ना, भिखारी की प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है, जो भिखारीदास है, काव्य निर्णय किसका है? निसंदेह कह सकते हैं ये भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। ठीक है, और रस सारांश, रस सारांश भी क्या है? भिखारीदास का ही है। ठीक है, तो इसमें बी और डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसे थोड़ा देखते हैं। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। जैसा कि जान रहे हैं, हम सभी रीतिबद्ध के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ के नरेश के भाई हिंदू पति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। काव्य निर्णय हमारा किसमें था? ऑप्शन बी में था।
भिखारीदास द्वारा लिखी गई रचनाएं रस सारांश भी इनका है, श्रृंगार निर्णय, छंदारण्य, पिंगल, अमरकोश तथा शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है, इसलिए विकल्प दोनों सही है। कौन कौन सा सही है? ये काव्य निर्णय भी सही है और श्रृंगार निर्णय भी, रस सारांश भी। ठीक, रस सारांश ये है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? ऑप्शन ए है रस सारांश, है ना। ऑप्शन ए है रस सारांश, तो अभी हमने पढ़ा, ये तो है। काव्य निर्णय भी है, श्रृंगार निर्णय भी है। ये भाषा भूषण जसवंत की है। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। 2018 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? घनानंद, ये तो रीतिमुक्त कवि हैं। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है ठाकुर, ऑप्शन सी है भिखारीदास, ऑप्शन डी है गोविंद स्वामी। इसमें से बताना है कि रीतिबद्ध कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 18, तो भिखारीदास क्या है? भिखारीदास रीतिबद्ध कवि नहीं है। भिखारीदास, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, शतरंज शतिका के रचनाकार है। ऑप्शन ए है भिखारीदास, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है रश्मि, ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है। शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारीदास की है। किसकी है? भिखारीदास की है। अगला प्रश्न है, भिखारीदास की रचना है। ऑप्शन ए है काव्य निर्णय, ऑप्शन बी है काव्य सिंधु, ऑप्शन डी है चिंतामणि, ऑप्शन सी है चिंतामणि, ऑप्शन डी है रस विवेक। तो भिखारीदास की रचना पूछ रहा है, तो भिखारीदास की रचना कौन सा है? काव्य निर्णय। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसे। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 21 है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है ये बताना है। प्रश्न संख्या 21 है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। भूषण है भूषण सकल। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। ये किसका है? भिखारीदास का है। किसका है? भिखारीदास जी की पंक्ति है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। अर्थात रस ही कविता का क्या है? अंग है। रस ही कविता का अंग है। अलंकार आभूषणों के समान है, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है, दोष उसे कुरूप बना देते हैं। दूषण करे कुरूपता, दोष उसे क्या करते हैं? कुरूप बना देते हैं। किसने कहा? भिखारीदास ने कहा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पूछा गया है। एक एक पढ़ के उसे समझेंगे कि कौन सा असत्य है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। लक्षण ग्रंथों और सिद्धांतों दोनों में बंद करके जिसने रचना की है वो क्या है? रीतिबद्ध है ना। तो अभी बताया गया आपको, इसमें जो है ये भी क्या है? सत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सत्य है ना। बिहारी रीति सिद्धि धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, अभी आपको बताया गया था, है ना। ये भी सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो नहीं। रीति मुक्त धारा के कवि कौन है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, है ना, ये सब हैं। तो केशव दास क्या है? ये जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। केशवदास कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, स्पष्ट है कि उपयुक्त डी सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। जैसे केशव है, पद्माकर है, मतिराम है, ये मूलतः कवि हैं। केशव, पद्माकर, मतिराम ये क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकारों को अधिक महत्व देते हैं। काव्य में अलंकार को कौन अधिक महत्व देता है? केशवदास जी। केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ऑप्शन ए है रीतिबद्ध कवि, ऑप्शन बी है रीतिमुक्त कवि, ऑप्शन सी है रीति सिद्ध कवि, ऑप्शन डी है स्वच्छंदतावादी कवि। प्रश्न ये जो है 2016 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये आया था। और किस में रखना जो है उचित समीचीन है? तो किस में? रीतिबद्ध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है,
भूषण को कवि भूषण की उपाधि, भूषण को कवि भूषण के बारे में बात हो रही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है छत्रसाल, ऑप्शन सी है सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोलंकी राजा रुद्र ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं भूषण जी। ठीक है। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। किसके? महाराजा शिवाजी के। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध 3 भागों में बांटा गया है। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। उनमें से शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध है। 6 ग्रंथों में से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवराज भूषण के रचयिता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो भूषण जी की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी। शिवा बावनी किसकी है? भूषण जी की है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न का 27 शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार जो है भूषण जी ही हैं, है ना। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में सबसे अधिक कविता किसने लिखी है? भूषण जी ही ने लिखी है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनके क्या है? ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 29 है। 29 नंबर का जो प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल का भूषण जी वीर रस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। और भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे जिनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? भूषण जो है। प्रश्न संख्या 30 है, ध्यान से पढ़ेंगे। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरा बताना है। दूसरा कौन था? तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी संभाजी। तो ऑप्शन दूसरे कौन थे? छत्रसाल थे। कौन थे? छत्रसाल। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है। भूषण का वास्तविक नाम था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, घनश्याम, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। राइट आंसर ए हो जाएगा। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। किसके? भूषण जी के। किसके? भूषण जी के। ठीक है। और ये भूषण जी वीर रस के बारे में जाने जाते हैं। कौन सा रस? वीर रस। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण रस का मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है अलंकार, ऑप्शन डी है औचित्य। प्रश्न संख्या 34 है। तो इसमें शिवराज भूषण में अलंकारों का वर्णन है। किसका विवेचन मिलता है? अलंकारों का विवेचन मिलता है। 30 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। अब ये क्लास जो है ये क्लास यही समाप्त होती है। इनमें अभी जो है रीतिबद्ध धारा में कुछ प्रश्न अभी और बचे हैं। इसके बाद हम लोग जो है रीतिबद्ध के बाद रीति मुक्ति को पढ़ेंगे। आज की क्लास यही जो है ये समाप्त होती है। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिएगा। और कल फिर अगली क्लास लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।